कल हम लोगों ने बात कर ली थी फॉर स्टेप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सीरियस हो जाना क्योंकि जो हंसी मजाक थी अब सब एंड करो यहीं पे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनपीबीटी कैलकुलेशंस। सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का कैलकुलेशन तो सिखा दूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम सीख भी जाओगे, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इश्यूज ये है कि क्यों करना है, क्यों करना है कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्यों करना है हमें। भाई हम कैश फ्लो कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। ऑल दो ठीक है रखना, ऑल दो हमारे बिजनेस में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वैल्यू बहुत है, लेकिन बच्चों इस चीज का ध्यान दीजिएगा, हमें बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से लेके कभी मतलब आप कभी रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं तो आपको एनपीबीटी कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी, क्योंकि आपको ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन होगा। लेकिन जब तक आप स्टूडेंट के फेज में है, आपके लिए ये स्टेप एक क्रूशियल स्टेप होता है। मतलब कुछ भी करो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन जरूर करो। अब दिक्कत यहां पे क्या है, दिक्कत यहां पे ये है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन हमें नियरली बैलेंस शीट और उसके साथ उसके एडजस्टमेंट्स को देख के किया जाता है। आपका पूरा का पूरा एनपीबीटी कैलकुलेशन एक सेट फॉर्मेट में है। जब आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये फॉर्मेट इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन अभी तक ये इतना ही है। तो मतलब जितना फॉर्मेट में बताऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है, उसके बियॉन्ड नहीं जाना। एक छोटी सी चीज, अगर एनपीबीटी कैलकुलेशन, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर एनपीबीटी कैलकुलेशन आप सीख जाते हैं तो उसके बाद आप कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एनपीबीटी कैलकुलेशन इज नॉट योर इनिशियल स्टेप। अभी के लिए तुम्हारे लिए पहला स्टेप है, लेकिन कल को जब तुम फुल फ्लेजेड क्वेश्चन लगाने लग जाओगे तब ये तुम्हारे लिए इनिशियल स्टेप नहीं होगा, फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। इससे पहले भी कुछ काम करने होते हैं, वो लेजर क्रिएशन के होते हैं, तो फिर तुम्हें लेजर क्रिएशन भी करना पड़ेगा। अभी के लिए तुम यही अज्यूम कर लो कि यही तुम्हारा पहला स्टेप है। एनपीबीटी कैलकुलेशन इज योर फर्स्ट इनिशियल स्टेप ऑफ व्हाट, फॉर क्रिएटिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान दो बच्चों। अब एक छोटी सी कहानी समझा, बाकी सब मेरे पर छोड़ दो, सब 2 मिनट के अंदर समझ आ जाएगा। एनपीबीटी कैलकुलेशन 2 मिनट में समझ आ जाएगा तुमको, ठीक है। ध्यान दो, तुमने अपने बिजनेस में बढ़िया तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया है। तुमने बहुत अच्छी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट किया है। लास्ट बुक लाओगे जरा, किसी के पास होगा दो जरा। तुमने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल आउट करके अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। अब तुम्हारे पास ये जो करेंसी बची हुई है, दैट मींस इन फॉर्म ऑफ योर प्रॉफिट। ध्यान दो, आपके इस एनपीबीटी कैलकुलेशन को स्कूल में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, या फिर एनपीबीटी विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जब मैं क्लास 12th में था, उससे भी 2 साल पहले, नियर अबाउट 2015 में, 10 साल हो गए ना, एक डिकेड हो गया अच्छी तरीके से कट चुके, लेकिन स्कूल्स में आज तक इन्हें पढ़ाया जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है। द रीजन बिहाइंड दैट, हम लोग फॉलो करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो एज पर AS3 रिवाइज्ड। ध्यान दें, हम लोग फॉलो कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का कोई जगह ही नहीं है। लेकिन अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को फॉलो कर रहे हैं। 3 आउटडेटेड है, 3 रिवाइज्ड अपडेटेड है। 3 रिवाइज्ड ही हर जगह चलता है, 3 रिवाइज्ड ही आगे भी चलेगा।
जब तक अगर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आता। जो प्री अमेंडमेंट वाली चीजें हैं उन्हें पढ़ा नहीं जाता। ये कुछ ऐसा ही है कि कोरोना खत्म हो गया लेकिन स्टिल यूर फीलिंग कि शायद बाहर लॉकडाउन लगाओ। तो ऐसे मत फील करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स नहीं है कोर्स में अब, ठीक है। और रिवाइज तो मेरे टाइम पे आ गया था, मेरे भी 2 साल पहले आ गया था। तो भाई सीधी बात है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज ही चल रहा है, तब से चल रहा है, 10 साल हो गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज आए हुए। तो आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। बच्चे ध्यान देना, सरप्लस या फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में आपका चार्टेड अकाउंटेंट आपको रिपोर्टिंग देता है कि यू हैव अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीज एज सरप्लस। यू हैव 10 लाख रुपीज एज सरप्लस विद यू। सर आपका ऑर्डर चाहिए, बताइए क्या किया जाए। वी नीड योर ऑर्डर। इस 10 लाख रुपए का हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर दीजिए। इसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। आइडियलाइज करेंसी ना हो, एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बताता है कि अननेसेसरी फंड ना रेस करने पड़े और जो फंड हमारे पास अवेलेबल है वो आइडियल ना रहे, फालतू में रखा ना हो। वो पैसा ही किस बात का, कल को तुम आते हो बिजनेस करते हो तो सर मैंने ना 10 लाख रुपए कमाए, सो व्हाट। हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ करेंसी इन योर बिजनेस इज द एक्ट ऑफ स्मार्टनेस। कल को मेरे आगे कोई ये बोले आके ना, सर मैंने बिजनेस किया, मैं इनिशियल टाइम पे था, मैं खुद अपना बिजनेस सेट कर रहा था और मेरे पास एक बच्चा आता है मेरे ही पहले ही बैच का और कहता है भैया मैं 12वीं हो गया, बहुत अच्छा हुआ, और मतलब बहुत बेकार बच्चा था और उसका भी नियर अबाउट कितना 81-82% गया था, 90 पे नहीं गया था वो, लेकिन स्टिल उसके बिहाफ पे बहुत अच्छा गया था। कहता सर अब मेरे को ना बिजनेस करना, आप बताइए बिजनेस क्या किया जाए। तो मैंने उसका एक मर्ज का अच्छा सा बिजनेस सेटअप करवाया था और नियरली उसने सीतापुर में 3 से 4 दुकानों तक ओपन किया। लेकिन दिक्कत उसके साथ पता है क्या थी, वो जैसे नई दुकान खोलता था कपड़ों की, उसकी पहली दुकान का सेल्स डाउन हो जाता था और वो गिरने लग जाती थी, फिर उसको शट ऑफ करना पड़ता था। फिर वो तीसरी दुकान खोला तो जो उसकी दूसरी दुकान थी वो कम होने लगी, फिर उसको बंद किया, लॉस में चली गई। फिर उसने तीसरी दुकान करके चौथी दुकान जब ओपन करी तो उसकी फिर तीसरी दुकान शट होने लग गई और फिर वो चौथी दुकान के बाद वो चौथी दुकान भी उसने बंद कर दी। मतलब उसने 3 साल अच्छा खासा बिजनेस किया है, नियरली उसने कमाया होगा अप्रोक्सीमेटली, मुझे लगता है जैसा मैं सोच रहा हूं कि 3 से 4 लाख रुपए उसने नियरली कमा लिए होंगे इस बिजनेस के साइकिल में। और 3 से 4 लाख रुपए जब उसने कमाया तो बिजनेस के स्टार्टिंग इनिशियल टाइम पे मुझसे कनेक्टेड था। नियरली सारे के सारे उसके जो कपड़े आए थे, जो बेचता था, उसके सारा फोटोशूट मेरे ही रूम में मैंने करवाया था। उसने कहीं ना कहीं से कुछ लड़के पकड़ के लाए थे जहां पे उनको कपड़े पहना के उसकी पूरी वेबसाइट बनानी थी। तो भाई पहले एआई था नहीं, तो भाई ये चीजें बहुत सब मैनुअल होती थी। आज तो कपड़े की फोटो डालो, इंसान की फोटो डालो, वो अपने आप तुमको एक अच्छी पोज में क्या कहते हैं फोटो दे देगा मॉडल की। तो वो चीज अलग हो गई है, पहले ये चीज मैनुअल होती थी। तो मेरे पास कैमरा था, मेरे पास लाइट थी, मैंने कहा चल तू एक काम कर। और मेरे को आज भी याद है रात के 9-10 बजे उसने शुरू किया था और सुबह के 4 बज गए थे और उसको 2 दिन के बाद वेबसाइट ओपन करनी थी अपनी। सब कुछ मैंने सिखाया, कैसे वर्डप्रेस चलाया जाता है, किस तरीके से डोमेन और होस्टिंग को मैनेज किया जाता है, सब कुछ मैंने बताया। उसने अच्छा खासा पैसा भी इन्वेस्ट किया। आफ्टर दैट इन्वेस्टिंग, आफ्टर दैट यूटिलाइजिंग, 3 साल के बाद वो फ्लॉप हो गया। और ये फ्लॉप हो जाएगा इसका कारण मुझे पहले पता चल गया था। 2 चीजें होती हैं सबसे पहले मुझे। सबसे पहली चीज है जो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बिजनेस में इसका कोई वैल्यू नहीं होता, लेकिन मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा वैल्यू, मेरे हिसाब से इसका बहुत बड़ा वैल्यू है। आपका बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आपके लाइफ में कोई अपोजिट जेंडर है, एक्चुअल है। और जो होता है, पैसा आता है, चीजें आती हैं, लड़की के लाइफ में लड़के आएंगे, लड़के के लाइफ में लड़की आएंगी, इट्स अ ऑब्वियस थिंग। आपका फ्यूचर बर्बाद होना है और पहला ही स्टेप उसका वो हो गया था। मैंने बोला क्या पता हैंडल कर ले जाए, लेकिन दूसरा स्टेप आपकी बर्बादी का ये होता है कि ये जो सरप्लस आप गेन कर रहे हैं इसको रीइन्वेस्ट नहीं किया। मुझे पता है आज से 1 साल पहले ही मेरे को शुरुआत में जिम विम का शौक चढ़ा, मैं गया तो मुझे को वहीं मिल गया। वो कहला भैया कौन सा फोन चला रहे हो? मैंने कहा मेरे पास क्या है, आईफोन है। तो उसने कहा कि भैया मैंने भी लिया आईफोन। उस टाइम शायद 14 चल रहा था, 14 का कोई बड़ा वर्जन आता था प्लस। तो मैंने ये लिया है और मैं
उसका दिखाने का मतलब ये था कि वो दिखाना चाह रहा है कि हाउ स्मार्ट आई एम, कि मैंने 1 साल के अंदर इतना पैसा कमा लिया कि मैंने ये फोन ले लिया, अभी मैं 4 दिन के बाद बदल लूंगा। आपके पास कौन सा है? मैंने कहा S22 एंड्रॉइड में। कहा मैं अब वही ले लूंगा। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। मैं अच्छा ओके ठीक है करके ही मेरे साइड स्माइल आ गई थी मेरे चेहरे पे। मुझे लग गया था भाई तू बर्बाद होने वाला है। ये बर्बादी का पहला लक्षण होता है जब आप ये पैसा निकालने लग जाते हो अपने पर्सनल खर्चे के लिए। इट्स नॉट दैट अचीवमेंट विच यू आर अज्यूमिंग इन योर फेरी टेल्स। एक आईफोन होगा हाथ में, एक फ्लैगशिप होगा हाथ में, यू आर लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। नहीं मिलेगा कोई सेटिस्फैक्शन, तुम्हारा धंधा और बर्बाद होने वाला है। इफ यू आर डूइंग बिजनेस। सर हम तो जॉब करते हैं। अरे जॉब वालों की तो बात ही नहीं कर रहा, जॉब वाले तो ऐसे ही होते हैं। जॉब वालों का खुद का महीने का खर्चा निकल नहीं पा रहा है, वो क्या मेंटेन करेंगे। और एक ऐसी चीज पे इन्वेस्ट करना जो एक्चुअली आपकी लाइफ के अगले दिन कोई वैल्यू नहीं रखने वाली है आपके लाइफ के। भाई आपकी जिंदगी भी वैसी चल रही है इफ यू आर होल्डिंग iPhone 17 Pro Max, और किसी दूसरे की लाइफ भी वैसी चल रही है जो एक रेडमी या ओप्पो या वीवो का फोन चला रहा है। सेम लाइफ सेम स्टैंडर्ड्स। 2 मिनट के लिए कोई देख भी लेगा तेरा फोन, फिर बाद में कहेगा ठीक है भाई, फोटो क्लिक कर दी सेंड कर दी बस। जस्ट यू आर एक्टिंग लाइक अ कैमरामैन फॉर एवरीबॉडी। सो मेरे को उस समय लगा था मैं गलत हो सकता था, ये मेरे दिमाग में था, लेकिन बहुत कम ही सिचुएशंस हुई है लाइफ में जहां पे मैं गलत हुआ। और उसी के 6-7 महीने के बाद मेरे को उड़ती उड़ती खबर आती है कि इनके सारे ही दुकानें बंद हो गई हैं। फॉल्स इन्वेस्टमेंट्स, ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट री इन्वेस्ट ना करना। चार्टेड्स इसीलिए जरूरी होते हैं। चार्टेड्स पैसा विड्रॉ करने नहीं देते। आपको सैलरी मिला है खर्च करो। यू कांट विड्रॉ दिस मनी, दिस ओनली बिलोंग्स टू आवर आर्टिफिशियल एंटिटी, दैट इज आवर बिजनेस। सो सबसे पहला क्वेश्चन चार्टेड अकाउंटेंट का, सर क्या करना है इस 10 लाख का? आप इसे अपने पर्सनल मोटिव के लिए खर्च नहीं कर सकते, पहली चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहला भाई यार तुम चार्टेड अकाउंटेंट हो, तुम बताओ क्या किया जाए इस 10 लाख का। तो सीए आपका एक छोटा सा एडवाइस देता है कि सर आप एक काम करो ना, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है सर। आप एक काम करो, सबसे पहला पैसा अपने फ्यूचर के लिए निकालो। बच्चों कहानी में पूरा एनपीबीटी कैलकुलेशन सीख जाओगे तुम। ध्यान दो सर, अपना जो प्रॉफिट है ना, इस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन निकाल लो। सर काहे के लिए? सर अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ये बहुत जालिम दुनिया है, कोई भी साथ नहीं देगी, अगर साथ देगी भी तो ब्याज लगा देगी। अपना पैसा अपनी जेब में रखो, सबसे पहले सेविंग्स करो। मैंने कहा ठीक है, जनरल फंड में डाल दो पैसा, जनरल रिजर्व बना दो। ठीक है ओके सर जी। कितना था भाई? 1 लाख में से कितना निकालने भाई? कितने की सेविंग करना तुम बताओ? 8 लाख सेव कर भाई तो फिर यही तो है, आप अच्छे मैनेजर कैसे बन पाएंगे? डिविडेंड डिसीजंस लेने आते हैं आपको कि नहीं? आप सेविंग्स और डिविडेंड्स का पार्ट थोड़ा सा एक रेशियो मेंटेन रखना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि सब कुछ सेव कर लेंगे। 3 महीने तक कोई सेविंग नहीं करी और चौथे महीने का सारा प्रॉफिट सेव कर लिया। भीख मांग रहे हैं, पैसा बहुत है अकाउंट में, सेव है भाई, चाय पिला दो। जनरल रिजर्व बना लिया 2 लाख रुपए का, 20% ऑफ प्रॉफिट मैंने क्या कर लिया? रिजर्व क्रिएट कर लिया। ठीक है, 20% ऑफ प्रॉफिट जैसे रिजर्व क्रिएट कर लिया, स्टिल वी हैव हाउ मेनी ऑफ अमाउंट लेफ्ट? 10। 8 लाख का भी और बचा हुआ है ना। अब 8 लाख का सर क्या किया जाए? 8 लाख का सर क्या किया जाए? एक काम करो, एक और सेविंग कर लो। क्या सर पागल हो गए? हाँ एक और कर लो। ये तो जर्नल है ना, एक स्पेसिफिक सेविंग भी कर ली जाए। सर ये तो जर्नल सेविंग है, एक स्पेसिफिक सेविंग भी कर ली जाए। अरे स्पेसिफिक खर्चे के लिए सेविंग्स करते थे, टैक्स के लिए, डेप्रिसिएशन के लिए, तो उसे क्या कहते थे? प्रोविजन बोलते थे। और एवी कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? रिजर्व। अरे रिजर्व कभी काम नहीं आया तो वी कैन पुल इट बैक, लेकिन प्रोविजंस कभी भी पुल बैक नहीं होते, क्योंकि आज नहीं तो कल वो स्पेसिफिक खर्चा होके ही रहेगा। अरे सेविंग्स कर रहे हैं सर, फोन खरीदना है, फोन ही खरीदना और कुछ नहीं खरीदना है,
प्रोविजन है सर, सेविंग्स कर रहे हैं, कुछ भी खरीद लेंगे, रिजर्व्स हैं। तो सर एक काम कर लो ना, एक स्पेसिफिक रिजर्व बना लो। वैसे तो सारे खर्चे हो ही गए, हेलो, वैसे तो सारे खर्चे हो ही गए, प्रॉफिट आ चुका है। ऐसे तो प्रोविजन बहुत होते हैं भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है। और मैं किसी भी चीज का प्रोविजन बनाना चाहूं, मैं स्वतंत्र भारत में रहता हूं, कोई भी प्रोविजन बना लूंगा। मैं प्रोविजन फॉर मकर संक्रांति बना लूं, पतंग उड़ाऊंगा वहां, बिजनेस है पतंगा मेरा। किसी चीज का प्रोविजन बना लूं मैं, तो प्रोविजन तो किसी भी चीज का हो सकता है। मैं किसका प्रोविजन बनाऊं भाई? सीए साहब क्या कहना चाह रहे हो? वो 2 लाख रुपए तो तुमने जनरल रिजर्व के लिए बना लिए, अब मैं किसका प्रोविजन बनाऊंगा? सर मूर्ख हो सर, पीएनएल स्टेटमेंट में सारे प्रोविजन बन चुके हैं। पीएनएल स्टेटमेंट जब तुम बना रहे थे, अब ये उन्हीं को समझ आ पाएगा जिनको पता है कि भाई ये पीएनएल बनने के बाद ही तो सरप्लस आया है। समझो, सब फिसल जाएगा कैश फ्लो। तुम्हारा पीएनएल स्टेटमेंट बन चुका है, तुम्हारी बैलेंस शीट भी बन चुकी है, सब कुछ हो गया है, आखिरी का क्रियाक्रम हो रहा है। ये तुम्हारा पीएनएल बैलेंस शीट बन चुका है। इतने में सर खुजाने लग जाओगे तो कैसे काम है? सीधा बैठ, ट्रेडिंग पीएनएल बन चुका है और सर उसमें सारे बना दिए थे। बैलेंस शीट में याद करो, डेटर के नीचे क्या लिखते थे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सर डेप्रिसिएशन मेरी एसेट की वैल्यू को कम करता था, लेकिन वो डेप्रिसिएशन में बैलेंस उसमें पीएनएल में दिखाता था कि नहीं दिखाता था? अरे वो पीएनएल में दिखता था कि नहीं दिखता था? प्रोविजन फॉर, अरे सॉरी, डेप्रिसिएशन फॉर मशीन, डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर, और प्रोविजन फॉर डेप भी बना रहा होता था, तो वो भी पीएनएल में दिखता था। सारे प्रोविजन बन चुके हैं, तो साले मूर्ख बना रहा है क्या? मुझे प्रोविजन बनाना है, किसका बनाना है? एक प्रोविजन बचा है सर, एक प्रोविजन बचा है सर, वो प्रोविजन बन ही नहीं सकता पीएनएल में। क्यों? वो प्रोविजन पीएनएल में बन ही नहीं सकता, औकात ही नहीं बनाने की। क्यों नहीं है औकात बनाने की? क्योंकि सर वो प्रोविजन तभी बनता है जब प्रॉफिट निकल आता है। वो प्रोविजन तभी बनता है जब प्रॉफिट निकल आता है। भाई ऐसा कौन सा प्रोविजन है भाई जो प्रॉफिट निकलने के बाद बनाया जा रहा है? अरे सर, आपका प्रॉफिट निकलने के बाद ही तो आपका टैक्स तय होता है। आपका प्रॉफिट निकलने के बाद ही तो सरकार तय करती है कि आप पे टैक्स, कर कितना लगाना है। कर हिंदी में क्या बोलते हैं टैक्स को? कर। तो आप पे टैक्स कितना लगाना है आपके प्रॉफिट निकलने के बाद ही तो पता चलता है। प्रॉफिट निकलने से पहले टैक्स का कैलकुलेशन नहीं हो सकता। तो अगले साल भी टैक्स देना पड़ेगा, और अगले साल टैक्स की सेविंग अगर मुझे आज करनी है, सेविंग, इफ वी वांट टू सेव अवर अपकमिंग फ्यूचर टैक्स, तो मुझे इस साल के प्रॉफिट के निकल जाने का वेट करना पड़ेगा, और वो निकल चुका है 10 लाख। अब मैं सेविंग कर सकता हूं, अब मैं सेविंग कर सकता हूं अगले साल के, किसके लिए? टैक्स के लिए। जिसको क्या बोलूंगा? किसको क्या, उसको क्या बोलूंगा भाई? प्रोविजन मतलब सिर्फ टैक्स पे खर्च ना, फॉर टैक्सेशन। सर प्रोविजन फॉर टैक्स बना लो, क्योंकि पहले बन नहीं सकता था क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकला था, अब तो निकल गया है, तो अब निकाल लो इसका 5%। कितना होता है? निकाल लो इसका 5%, कितना होता है? 50,000 निकाल लीजिए। हो गया हो गया हो गया। कल को अगर तुम पूछोगे अपने टीचर से, सर व्हाई प्रोविजन फॉर टैक्स ओनली, सर बोल से भैया माफ करो, होता है, रूल है, अकाउंट्स की बुक में लिखा है तो रूल है। अरे कोई प्रोविजन सब बन चुके हैं, एक ही बचा था, इसके अलावा और कोई प्रोविजन बना लो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। बन चुका है, सब कुछ यही रह गया था। वेट करो सर, कितना यूज हो गया सर? अरे कितना पैसा यूज हो गया सर? कितना पैसा यूज हो गया सर? अभी भी कितना शेष? 7,50,000 स्टिल शेष। अब क्या करा जाए? रिजर्व बना लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स बना लिया सर। अब हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट सजेशन करा, सर थोड़ा बिजनेस स्टडीज पढ़ा था ना अभी रिसेंट में, वो चैप्टर पढ़ के आए ना, 9th चैप्टर, वो बताता था डिविडेंड डिसीजन। तो तुमने सेविंग तो कर ली है, यही तो सेविंग है। तुमने सेविंग तो कर ली, यही तो सेविंग है। सर बीएसटी में पढ़ा था कि कैसे सेविंग्स के बाद डिविडेंड्स भी दिए जाते हैं।
तो प्रॉफिट तो निकल गया है। आपके घर में बीवी बच्चे होंगे, हमको तो सैलरी मिली गई, हम तो सीए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपके शेयर होल्डर हैं, उनके घर का भी दाना पानी चलना है। तो भैया कोई डिविडेंड का पैसा निकाल, ये 10 लाख में 3 लाख डिविडेंड तो निकाल ही दो। कितना? 3 लाख तो डिविडेंड निकाल ही दो। तो अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 3 लाख डिविडेंड का भी निकाल देंगे, भूल ही गए। तो 3 लाख रुपए आप एक काम करिए कि डिविडेंड्स का निकाल दीजिए, लेकिन इन डिविडेंड्स का मैं नाम क्या दूं? डिविडेंड्स, इन डिविडेंड्स का नाम क्या दूं सर? डिविडेंड्स, डिविडेंड्स, डिविडेंड्स भतेरे तरीके के होते हैं, एक तरीके का नहीं। ये कौन सा डिविडेंड निकाल लो 3 लाख रुपए का? तो सीए साहब ने बताया सर, बहुत सारे डिविडेंड्स की परिभाषाओं में एक डिविडेंड ऐसा है जो आप देने जा रहे हैं। कौन सा? इस साल के शेयर होल्डर को इस साल का पैसा, मतलब आपके कंपनी के शेयर होल्डर को जो आप महीने के दौरान या 3 महीने के दौरान या 6 महीने के दौरान एक बार या फिर एक साल में एक बार जो कंपनी देती है, जो आप पैसा देते हो उसे बोला जाता है इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरिम डिविडेंड। ये ऐसा डिविडेंड है जो आपसे कभी वादा नहीं किया गया, ये आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला गया है। ये कम भी हो सकता है, अगले साल क्या पता कम मिले, अगले साल क्या पता ज्यादा भी मिल सकता है। ऐसा कोई तय नहीं है ये डिविडेंड, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? इंटरिम डिविडेंड। कुछ लोग इसे इंटरिम डिविडेंड भी बोलते हैं। अब इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंटरिम है कि इंटरिम है? मुझे लगता है इंटरिम ही होता है। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखना, आप इंटरिम डिविडेंड निकाल लीजिए। कितना? 3 लाख। अरे सर 10 लाख में कितना खर्च हो गया? 3, 4, 5, 5.5 लाख रुपए। 5.5 खर्च हो गया, 4.5 बचा है अभी भी। चलो ये कंपनी में सेव कर लेता हूं, 4.5 सेव कर लेता हूं। सीए विल से नो सर, ऐसे नहीं, नहीं कर सकते, सेविंग नहीं हो सकती। यू विल से वाई? सर लास्ट ईयर आपने किसी को प्रपोज किया था, उसे भी पैसा देना। द ओनर विल रिमेन सरप्राइज, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट? सर आपकी कंपनी इनिशियल टाइम पे लॉन्च हुई है, और नए नए आईपीओ जब कोई कंपनी देती है तो अश्योर्ड प्रॉफिट होता है, तो लोग उस पर होड़ लगा देते हैं, चाहिए शेयर, चाहिए शेयर, शेयर चाहिए मुझे इसका, क्योंकि अश्योर्ड प्रॉफिट है। ऐसे आपने भी तहलका मचा दिया था लास्ट ईयर मचाया था, आज नहीं। ये अश्योर्ड प्रॉफिट का तहलका लास्ट ईयर मचाया था आपने कि भाई अगले साल कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो मुझे मतलब नहीं है, तुम्हें 2 लाख रुपए सभी जितने भी शेयर होल्डर्स है उनमें बटेगा ही बटेगा। और जिस समय तुम ये चीख चिल्ला रहे थे ना लास्ट ईयर, आज नहीं, लास्ट ईयर जो तुम चीख चिल्ला रहे थे कि 2 लाख रुपए सभी शेयर होल्डर में बटेगा, सभी मतलब सभी को मिला के 2 लाख बटेगा, जो तुम्हें चीख चिल्ला रहे थे उस टाइम तुम प्रपोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रपोज। और लास्ट ईयर का प्रपोजल आज देना पड़ेगा कि नहीं? लास्ट ईयर जो तुमने प्रपोज कर दिया था सारे शेयर होल्डर्स को, वो देना पड़ेगा कि नहीं? नाउ यू हैव टू पे दी प्रपोज्ड डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड? प्रपोज्ड डिविडेंड, which you have proposed last year. Now you have to pay it now. कितना खर्च हो गया इसमें? कितना खर्च हो गया? कितना रुपए था? 2 लाख। कितना बचा भाई? Still how much currency we have left? 2.5 बचा हुआ है। Please pay attention है। इसको नेट प्रॉफिट ना बोलो,
मतलब इसे सरप्लस ना बोलो, इसे नेट प्रॉफिट बोलो। बस। सो आपका नेट प्रॉफिट 10 लाख रुपए का था, जिसमें से 2 लाख जनरल रिजर्व के लिए निकाल दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए 50,000, इंटरिम डिविडेंड के लिए 3 लाख, प्रपोज डिविडेंड के लिए 2 लाख। और जैसे इस साल आपने प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया है, लास्ट ईयर भी आपने प्रोविजन बनाया था और सोचा था कि इस साल अगर टैक्स आएगा तो इसी प्रोविजन में से निकाल के दे दिया जाएगा। इस साल का प्रोविजन क्यों बनाया जा रहा है? अगले साल का टैक्स देने के लिए ना। इस साल प्रोविजन क्यों बनाया जा रहा है? जैसे अगले साल टैक्स आए तो वो सेफ हो जाए। तो पिछले साल जो प्रोविजन बनाया होगा वो किस साल काम आएगा? इस साल काम आएगा। तो वो आपने लास्ट ईयर को ज्यादा ही बना लिया, जिसकी वजह से कुछ पैसा बच गया है। और मेजर टाइम पे कभी कभी कंपनीज तो क्या करती हैं, टैक्स को एडवांस में पे कर देती हैं। प्रोविजन भी बना लिया, टैक्स भी एडवांस में पे कर लिया, मतलब तीसरे साल तक चल रहा है इनका। तो अगले साल का टैक्स एडवांस है, कुछ कमी बेसी आएगी तो उसके लिए प्रोविजन बना रखा है। कंपनी इतनी एडवांस चलती है। पैसे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले पैसे से क्लियर होना चाहिए। तो कभी कभी सरकार क्या करती है कि भाई आपका जो टैक्स होता है उसे रिफंड कर देती है, कभी बहुत ज्यादा एक्सेस में चला गया तो, या फिर एक्सेस में चला गया प्लस प्रोविजन में भी पड़ा हुआ है, इतना सारा पैसा वेकेंट अच्छा नहीं होता कंपनी के लिए, तो वो कंपनी पैसा फॉल बैक कर लेती है। तो उसे रिफंड ऑफ टैक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आपके पास 2.5 लाख रुपए बचा हुआ था और कुछ आपके पास रिफंड ऑफ टैक्स आ चुका है। $50,000। अच्छा ध्यान दो, ये माइनस हुआ था 10 लाख में, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए पैसा बना, माइनस हुआ, प्रोविजन फॉर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड के लिए माइनस हुआ, प्रपोज डिविडेंड दिया, माइनस हुआ, रिफंड ऑफ टैक्स आया तो क्या हो गया? आपके पास कितना पैसा बचा हुआ था? 2.5 लाख बचा हुआ था ना। रिफंड आ गया टैक्स का 50,000, तो कितना पैसा बचा हुआ है? इसे सरप्लस कहेंगे। ये एक्स्ट्रा पैसा, ये कंपनी में सेफ रहेगा। घर नहीं ले जाएंगे इसको, ये कंपनी में क्या रहेगा? सेफ रहेगा, ये सेव रहेगा। इसी को प्रॉफिट री इन्वेस्टेड कहा जाता है। कंपनी में पड़ा है, इसे कोई एसेट खरीदने में, इन्वेस्टमेंट करने में काम लिया जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा बच्चों? सरप्लस। क्या बोलेंगे बच्चों? सरप्लस बोलेंगे। कितना? और आपको पता है ये जो 3 लाख है, ये कौन सी जगह पे दिखाओगे? ये 3 लाख आप कहां दिखाओगे पता है? लाख का ये सरप्लस तुम्हें कहां दिखना चाहिए? इस बैलेंस शीट में तुम कहां लिखोगे इस 3 लाख के सरप्लस को? पागल बैधे हो क्या सर? सरप्लस के आगे लिख देंगे, सरप्लस के आगे लिख देंगे ना, सरप्लस के आगे लिख देंगे ना इसको। सर अच्छा, वो इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में 2 चीजें थी, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व तेरे वही जनरल रिजर्व है और सरप्लस तेरा वही जो आपका 3 लाख बचा हुआ था। प्रोविजन नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, इसमें ध्यान रखना। ये तो रहता है ना, रिजर्व एंड सरप्लस रहता है ना, RNS, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये होता है कि नहीं होता? इसी में दोनों का पैसा कंबाइंड लिखा जाता है। किसका पैसा कंबाइंड लिखा जाता है? ये जो 3 लाख तेरा बचा हुआ है सरप्लस, ये, और तूने जनरल रिजर्व बनाया था, मतलब 3, 4, 5 लाख उसमें लिखा जाएगा। खैर इस पे बात नहीं करनी है मैं, ये आपका सरप्लस बचा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये सरप्लस दे दूं, अगर मैं तुम्हें ये सरप्लस दे दूं 3 लाख वर्चुअली, और कहूं कि नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर दो 15,000 के पूरा उल्टा, तो क्या तुम्हारे भेजे में इतनी औकात है? अबे मैं 3 लाख दे दूं, ये 10 लाख दोबारा से निकाल के दिखा। अरे जो जो माइनस किया उसे प्लस कर दो, जो प्लस किया उसे माइनस कर दो।
ये नहीं कर पाओगे। ये 3 लाख दिया, ये 10 लाख दोबारा कैसे कन्वर्ट कर, ध्यान दो। ये रिफंड ऑफ टैक्स मिला था तुम्हें, इसे माइनस कर दो। ये प्रपोज डिविडेंड दिया था, इसे प्लस कर दो। इंटरिम डिविडेंड दिया था, इसे प्लस कर दो। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया था, खर्चा हुआ था, इसे भी प्लस कर दो। जनरल रिजर्व खर्चा था, इसे प्लस कर दो। 3 लाख में 50,000 माइनस करोगे, 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 2 लाख प्लस करोगे तो 10 लाख ही तो आ जाएगा। मतलब मेरी बात समझो, ध्यान दो। अगर मैं ऐसे एक रेक्टेंगल बनाता हूं और इधर एक लाइन खींच के लिखता हूं पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर लिख दूं वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन क्या है सर, वो 3 लाख रुपए गिवन है ना, वो 3 लाख रुपए गिवन है कि नहीं। मतलब सरप्लस जिसको कभी कभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके कितने गिवन थे बच्चों, 3 लाख गिवन थे ना, वो रिफंड ऑफ टैक्स प्लस कर दिया था। इसमें सारे खर्चे क्या कर दें, प्लस कर दें। सर खर्चे 4 ही तो थे, वो एक रिजर्व, एक प्रोविजन, एक इंटरिम और एक प्रपोजल, ये तो थे ना। 4 ऐड कर दूं, 4 खर्चे थे, वही खर्चे ऐड कर दें। एक ये ऐड किया, एक ये ऐड किया। नाम बताना जरा था, पहला क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व। रिजर्व कितना बनाया था मैंने, रिजर्व बनाया था 2 लाख। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स कितना बनाया था, 50,000। इसके बाद मैंने इंटरिम डिविडेंड कितना दिया था, 3 लाख। इसके बाद मैंने वो प्रपोज्ड डिविडेंड कितना दिया था, कितना था, और वो रिफंड ऑफ टैक्स आया तो उसे माइनस कर दो, क्योंकि पिछले साल के प्रॉफिट से रिफंड आया ना। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था तो मैंने एडवांस दिया था, वही पैसा आज मुझे रिफंड मिल गया क्योंकि मैंने पिछले साल ज्यादा दे दिया था। तो क्या इस साल के नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको ऐड करोगे, बता भी नहीं, हटा देना उसे। अच्छा क्यों हटा देंगे, कौन तो भी यार कैलकुलेटिंग, मैं वापस जा रहा हूं ना। रिफंड ऑफ टैक्स को लेस कर देंगे, लेस कर दीजिएगा। रिफंड ऑफ टैक्स कितना आया था बच्चों, 50,000 आया था, माइनस कर दो, कितना बचा जरा बताना, पैसा कितना बचा, 10 लाख आ गया। इसी को क्या बोलेंगे, NPBT, नेट प्रॉफिट। मतलब अगर मैं इसका एक कॉपी बनाऊं और देखते जाओ कि मैं इसके सारे अमाउंट को हटा दूं और इसके आगे क्रॉस 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 कर दूं, तो ये बन जाता है फॉर्मेट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और आप सीख चुके हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, खत्म, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। उतार दो।
उतार लो उतार लो उतार लो उतार लो। हो गया बच्चों, हो गया ना। पहले क्वेश्चन पे चले, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हेड डाली का पहला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेट पर्टिकुलर अमाउंट, बस एक ही फॉर्मेट है इसका। वर्किंग नोट जरूर देगा, कैलकुलेशन ऑफ एनपीबीटी, ये जरूर लिख लीजिएगा, लिखना जरूरी है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में यही वर्किंग नोट का रेफरेंस देंगे। जल्दी करो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है एनपीबीटी। आपके पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत बड़ा फॉर्मेट की जरूरत नहीं बच्चे, क्योंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। क्या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर दे रखा है, मतलब वो सरप्लस है। क्या दे रखा है बच्चों? सरप्लस दे रखा है। फॉर्मेट में क्या टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर की कोई बातचीत करी मैंने? नहीं, मैंने सिर्फ किसकी बात करी थी? प्रोविजन फॉर टैक्स। तो इस सरप्लस में क्या ऐड कर लीजिएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स। आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। कितना आ गया? 420 ना, खत्म। ऐसे लेकिन पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के करिएगा, ठीक है। अभी एक दो क्वेश्चन के बाद दिक्कत देना शुरू हो जाएगा। प्लीज पे अटेंशन है। इधर देखो भाई, मैंने कहा सरप्लस कभी कभी डायरेक्ट आपको नहीं गिवन होता। सरप्लस कभी कभी इस तरीके से दिया होता है कि आपको पिछले साल का भी गिवन होगा, इस साल का भी गिवन होगा। आपको क्वेश्चन ही बैलेंस शीट में, ध्यान देना बच्चे, जो बैलेंस शीट होती है, गिरी बच्चे इधर ध्यान दे लो यार, क्या से बाद में दे देना। देखो, जो बैलेंस शीट आपको कैश फ्लो का जो क्वेश्चन गिवन होगा वो 2 साल का डेटा लेके आएगा, एक पिछले साल का, एक साल का। कैश फ्लो का क्वेश्चन 2 डेटा अपने साथ कैरी करेगा, एक पिछले साल का और एक इस साल का, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, सरप्लस फिर आपके पास 2 होंगे ना। जैसे इस क्वेश्चन में तो सरप्लस एक गिवन था, इसे डायरेक्टली 3,40,000। क्वेश्चन में तो गिवन नहीं होगा, ये तो अननेसेसरी क्वेश्चन है, बेकार सा, जीपीटी का निकाला हुआ। तो भाई सीधी बात है, ये तो अननेसेसरी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको तो नहीं डिस्प्ले होगा। तो सीधी बात है कि आपके पास 2 डेटा गिवन होंगे, सरप्लस के भी रिजर्व के भी। तो आप क्या करेंगे? आप क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग मतलब इस साल के अंत का फिगर, और ओपनिंग मतलब पिछले साल का सरप्लस जो मैंने 3 लाख का था, इस साल 5 लाख हो रखा है। पिछले साल का सरप्लस, ध्यान दो, बस पिछले साल का सरप्लस, प्लीज ध्यान दो बच्चों, पिछले साल का सरप्लस जो था आपका 3 लाख था, इस साल 5 लाख हो गया। सरप्लस कितने से बढ़ गया? 2 लाख। इस साल का सरप्लस 5 लाख है कि 2 लाख है? अब बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मेजर टाइम पे बच्चे गलत करते हैं इसे। मैं ये कह रहा हूं कि पिछले साल आपका सरप्लस, ध्यान दो भाई इधर, अगर आपके पास सरप्लस 2025 का और 2026 का है, 2025 में 3 लाख का सरप्लस था और 2026 में ये बढ़ के 5 लाख हो गया, तो मुझे बताओ 2026 का सरप्लस कितना है? पिछले साल का 3 लाख सरप्लस है, इस साल का 5 लाख सरप्लस है, तो बताओ 2026 का सरप्लस कितना है? क्यों 2 लाख, यहां तो 5 लाख लिखा है। हाँ? बढ़ा 2 लाख से इससे मतलब क्या? मैं 5 लाख कितना, ये 2026 में कितना है वो तो 5 लाख लिख रहा है ना। मैंने 2026 का सरप्लस पूछा तो कितना है? 2026 का सरप्लस कितना है? अब हंसो नहीं फालतू में, दिमाग खराब हो जाएगा, जल्दी बताओ। 5 लाख। 2026 का, अरे तुम 2025 का सरप्लस बताओ। तो 2026 का 2 लाख कैसे बोल रहे हो? उसकी वैल्यू बढ़ी है तो 5 लाख नहीं होगी? कौन कह रहा है 2 लाख? 2026 का सरप्लस 2 लाख है। 2026 का सरप्लस 5 लाख नहीं 2 लाख है। कौन कह रहा है? सिर्फ एक बच्चा बोल रहा है, 2 बच्चे बोल रहे हैं। कौन कह रहा है 5 लाख है? एंजल कुछ कहना चाहोगे तो बताओ ना।
नहीं पता? द करेक्ट आंसर इज 2 लाख। 2026 का सरप्लस 2 लाख है। करेंट द करेक्ट आंसर इज 2 लाख। बट हाउ 2 लाख? क्योंकि इस 5 लाख में मूर्ख 3 लाख पिछले साल का है, ऐसे बोला जाता है। वैल्यू बढ़ गई। अरे मूर्ख, वैल्यू बढ़ गई तो पूरी बोल। वैल्यू क्या बढ़ गई? अरे इस 5 लाख में 3 लाख किस साल का है? सर कुछ यूज भी हो गया हो तो हमें क्या पता? हमें नहीं पता ना, तो हम यही अज्यूम करते हैं पिछला पूरा सरप्लस रखा हुआ है। सरप्लस रखा हुआ है 2026 में, वही बढ़ के 5 लाख हो गया। और कितना बढ़ गया बच्चों? कितने से बढ़ गया? 2 लाख। इसीलिए हम लोगों ने 2 लाख कैसे निकाला? ये क्लोजिंग है हमारा, ये ओपनिंग है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दिख रहा है वैसे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके, मतलब 5 लाख माइनस 3 लाख करके 2 लाख निकाला मैंने। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सरप्लस कभी भी आपको 2 साल का गिवन हो तो आप क्लोजिंग माइनस क्या कर दोगे? ओपनिंग। रिजर्व भी कैसे निकालोगे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अरे इस साल का प्रोविजन 2 साल का गिवन है, पिछले साल का, इस साल का। इधर ध्यान देखो, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है। बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं बच्चों, फेल हो जाओगे, मैं कह रहा हूं, समझ नहीं रहे हो तुम। ये फालतू का नहीं बता रहा। हाँ सर अब सब में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा, मजा कर लेंगे सुअर साले। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब क्या हुआ? फ्यूचर में आने वाले टैक्स को आज सेव कर रहा हूं। तो पिछले साल का भी प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है तुम्हें। ये 2 साल का गिवन होता है ना डेटा में, पिछले साल का गिवन है, इस साल का भी गिवन है। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का क्या होगा? इस साल की मैं तो बात ही नहीं कर रहा। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का क्या होगा? पिछले साल का प्रोविजन बनाया था इस साल टैक्स पे करने के लिए ना। बेसिक से एडवांस पे जा रहे हैं, झेल जाओगे अभी जो हंस रहे हो। पिछले साल का प्रोविजन इस साल टैक्स पे करने के लिए बनाया था कि नहीं बनाया था? तो तुम कह सकते हो क्या सरप्लस की तरह वो वाला प्रोविजन इस साल रखा हुआ होगा? जैसे 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 सरप्लस 3 लाख का काम नहीं आया, इस साल बढ़ के कितना हो गया? 5 लाख। सरप्लस काम नहीं आया, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जो काम ही ना आए। पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 था, इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 है। सर 10,000 से बढ़ गया। 10,000 से नहीं बढ़ा हरामखोर, पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल यूज हो गया है। सर कहां यूज हो गया? पिछले साल का टैक्स मेड इस साल का टैक्स पेड होता है। पिछले साल का प्रोविजन इस साल टैक्स पे करने के लिए बनाया था कि नहीं बनाया? तो पिछले साल का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल का टैक्स पेड माना जाता है, याद रखना। तो तुम यहां क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं कर सकते, तुम एनपीबीटी कैलकुलेशन कर रहे हो। सर कौन सा लिखूं, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 लिखूं कि 60,000 लिखूं वर्किंग नोट में? तो 50,000 बिल्कुल मत लिख देना। पिछले साल का प्रोविजन इस साल का टैक्स पेड है, ये वाला है आपका प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड अगले साल का पेड हो जाएगा। पिछले साल का मेड इस साल का क्या है? पेड है। इस साल का मेड ही माना जाएगा। तो मतलब ये जो लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से निकालोगे क्या? ये कौन सा लोगे? करंट ईयर का लोगे। कौन से ईयर का लोगे बच्चों? प्रीवियस ईयर का मत ले लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल किस काम आ गया? टैक्स पे करने के लिए काम है। पिछले साल का मेड इस साल का पेड, पिछला मेड इस साल का पेड, पिछला मेड इस साल का पेड, इस साल का मेड आज का ही मेड है। प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से नहीं, करंट ईयर का निकालना है। पिछले साल का भूल जाओ, वो पेड है, इस साल का टैक्स पे है वो। इंटरिम डिविडेंड, पिछले साल का इंटरिम डिविडेंड पिछले साल ही दे दिया, इस साल का इंटरिम डिविडेंड इस साल दोगे।
तो ये भी कौन सा लिया जाएगा बच्चे? इसमें भी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग मत करने लगना, क्योंकि पिछले साल का इस साल नहीं रखा हुआ है, वो पे हो गया पिछले साल, इस साल का इसी साल पे होगा। प्रोविजन नहीं, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सी ईयर का लोगे? लास्ट ईयर का। अरे प्रपोज कब किया था? लास्ट ईयर किया था ना। तो लास्ट ईयर जो प्रपोज किया था वो इस साल पे करोगे? इस साल जो प्रपोज कर रहे हो वो अगले साल पे करोगे। तो प्रोविजन फॉर टैक्स तुम्हें 2025 का गिवन है, 2026 का गिवन है, और तुम हो 2026 में जी रहे हो अभी, तुम 2025 वाला पे करोगे कि 26 वाला? अबे 26 वाला 27 में पे होगा, 25 वाला 26 में पे होना चाहिए। तो ये कौन सा लोगे? प्रीवियस ईयर का। कौन सा? प्रीवियस ईयर। रिफंड ऑफ टैक्स बहुत कम देखने को मिलता है, बाकी ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है, इसका कोई वो नहीं होता, ये आपको एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है, ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन होता है, कोई करंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता। तो मतलब सरप्लस रिजर्व और सरप्लस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके निकालना है, मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से। बाकी प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का पिछले साल का ले लोगे तो वो टैक्स पेड माना जाता है। इंटरिम डिविडेंड हर साल के होते हैं और हर साल ही पे कर दिए जाते हैं, पिछले साल से कोई मतलब ही नहीं, खाली डेटा गिवन है, तो करंट ईयर का लेना। प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर प्रपोज किया था, इसलिए प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड लीजिएगा, करंट ईयर का मत लेना, वो अगले साल पे होगा। बाकी ये तो एडजस्टमेंट में होता है, इसमें कुछ नहीं करना। ये भी लिख लो जल्दी से फॉर्मेट में, जरूरी है। मैं कह रहा था कब बेसिक से एडवांस में चलेगा पता नहीं चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें फॉर्मेट भी आता है, तुम्हें पता भी एनपीबीटी क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, लेकिन स्टिल यू आर कंफ्यूज कि अरे बाप रे, यहाँ पे तो एक फिगर से सीख के गए थे, तो दो फिगर आ गई, कौन सी डाले फिगर? जल्दी से लिख लो। अब क्वेश्चन पे करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा, तुम सॉल्व करोगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा, तुम सॉल्व करोगे। ये मास्टर फॉर्मेट बन गया पूरा एनपीबीटी कैलकुलेशन का, इसके अलावा और कुछ नहीं देखना तुमको। आज जाके बुक में जितने एनपीबीटी कैलकुलेशन क्वेश्चन सब लगा डालना, सब हो जाएंगे। तुमको एक छोटी सी बात बता रहा हूं, ऑल्दो यू आर बैड इन कीपिंग सीक्रेट्स बट स्टिल कीप इट विद योरसेल्फ। ध्यान दो, आपकी बुक में प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ना लिख के हुए क्या लिख देते हैं कि आप इसे करेंट ईयर का लिख देना, सरल करने के लिए। कंसेप्चुअली रॉन्ग है ये। सर बुक को कंट्राडिक्ट कर रहे हो? कर सकता हूं बच्चे, सर बोर्ड्स में काट दिया गया तो तुम प्रीवियस ईयर लोगे, करंट ईयर को गोली मारो, तुम्हारा आंसर मैच होगा, ये मेरी गारंटी है। बिना बुक को फॉलो किए तुम्हारा आंसर मैच होगा, ध्यान रखना। और पिछले 5 सालों से बच्चों को करेक्ट करा रहा हूं मैं, पिछले 5 सालों से। मत करना ऐसे, करंट ईयर मत लेना, सीधा बोलना, सिर्फ प्रीवियस ईयर लोगे, कंसेप्चुअली ये सही है, AS3 रिवाइज को ये फॉलो करता है। बुक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स भी लिखा हुआ है, स्किप करो। इसीलिए कहता हूं कैश फ्लो के क्वेश्चंस वही करोगे जो मैं पढ़ाऊंगा, बुक के क्वेश्चंस मत करिएगा, कंफ्यूज हो जाओगे। बैलेंस शीट का ही कैश फ्लो बनाना है, P&L स्टेटमेंट का भी कैश फ्लो बनाया जा सकता है, लेकिन उसको नहीं बनाओगे ना, मैं सिखाने वाला हूं। और आ गया तो नहीं आएगा, कोर्स में नहीं है, लेकिन बुक में है। तो तीसरी बुक रेशियोज तक का ही रखो, कैश फ्लो तक ना रखो। कैश फ्लो मैं ही अपना डेटा दे दूंगा, उसी के हिसाब से आप करिएगा। प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस देंगे, जितने तुम सॉल्व कर पाओ उतने तो कर नहीं पाओगे। बुक मत खोलना, झेल जाओगे। समझ ही नहीं आएगा सर क्या ये पढ़ा, क्या ये लिखा, क्या है लिखा ही अजीब है। अब ध्यान दो, क्वेश्चन आप सभी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 2 मिनट में कंप्लीट करो और पुर हो जाओ। देखो, चेक करिए, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। देखो आ गया, इसको पहली फुर्सत में निकाल, ठीक है। इसको तुरंत हटा दिया करो, ये सब कुछ नहीं है आपके कोर्स में।
फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ईयर गिवन नहीं है, ठीक है। शुरुआत एनपीबीटी कैलकुलेशन की किससे होती तुम बताओ। सरप्लस के दो वैल्यू दिखे, ओपनिंग और क्लोजिंग, क्या करोगे, ओपनिंग लोगे कि क्लोजिंग लोगे, माइनस करोगे ना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, माइनस कर दीजिए, सरप्लस की वैल्यू लिख दीजिएगा। अब सुनो सुनो रुको, डिविडेंड पे किया है, कौन सा प्रपोज डिविडेंड पे कर रहे हैं, डिविडेंड कौन सा पे कर रहे हैं बच्चे, डिविडेंड बहुत तरीके के होते हैं, डिविडेंड पे बहुत तरीके के होते हैं, कोई इधर भी डिविडेंड है इधर भी डिविडेंड है। हमारे कोर्स में दो ही डिविडेंड है, एक इंटरिम एक प्रपोज। इंटरिम का मतलब इस साल के शेयर होल्डर को इस साल का पैसा, प्रपोज डिविडेंड का मतलब पिछले साल जो वादा किया था उसका पैसा। हेलो, इंटरिम का मतलब इस साल का पैसा इसी साल पे कर रहे हैं, जो प्रपोज का मतलब पिछले साल वादा कर चुके थे वो पे कर रहे हैं। दो तरीके डिविडेंड कोर्स में डिविडेंड पे कर रहे हैं, प्रपोज डिविडेंड है, देखो प्रीवियस ईयर का, ये देखो ये सही चल रही है बुक टीएस ग्रेवाल, ये देखो सही चल रही है बुक, प्रीवियस ईयर ले रही है। अभी डीके उठा लो, साले उल्टी करने लगे, करंट ईयर ले लो, करंट ईयर ले लो। सही प्रूफ हो जाता हूं मैं, थोड़ा देर से होता हूं, बस ध्यान दो, क्या पता कल को कैलकुलेटर भी अलाउ हो जाए। चलो ध्यान दो, तो डिविडेंड पे किया है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर कितना है 36,000, क्या करोगे ऐड कर लोगे। इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर है, मैंने कहा था इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर का ही लेना है, देखो ये करंट ईयर का ही गिवन है, ये प्रीवियस ईयर का लेना तो प्रीवियस ईयर का गिवन है, कितना, ये भी 45,000 क्या कर लोगे ऐड कर लोगे, ठीक है। इसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व, ये रिजर्व बनाया ना, रिजर्व को भी हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग से लेते थे, रिजर्व और सरप्लस ये दो माइनस करके आते थे। क्या इसका कोई क्लोजिंग ओपनिंग दिया मैंने, नहीं कुछ नहीं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं गिवन है, तो हमारे पास सिर्फ यही चाह रहा है कि 50,000 ही लिख लिया जाए, ऐड कर लो। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्या करोगे इसको ऐड कर देंगे, फॉर्मेट में था हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स, क्या करते हो रिफंड ऑफ टैक्स को माइनस करते हैं, माइनस कर देगा रिफंड ऑफ टैक्स। लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिकवर्ड अबव द लॉस, ओ माय गॉड सॉरी क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता है क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है जब कभी भी कोई घाटा हो जाए कोई ऐसी एक्टिविटीज की वजह से जो रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन में नहीं होती, एबनॉर्मल लॉसेस, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अतिक्रमण हो गया, ये सब क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं। क्या है बच्चे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हैं, और इनके बारे में बात करना ही अपशगुन माना जाता है, तो कोर्स से हट गई है। फिर भी मैं इस वाले क्वेश्चन बता देता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखो देखो देखो, अरे यार देख लो, 2 मिनट में समझ जाओगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम भी, लेकिन बस इसको आज ही देखना, इसके बाद मैं कभी बात नहीं करूंगा इसकी, इसके बाद मैं इसकी कभी बात नहीं करूंगा। मेरा क्वेश्चन तो यही पे खत्म हो गया है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन खत्म हो गया, अब निकाल लो एनपीबीटी आ गया, लेकिन स्टिल मैं बता देता हूं, ध्यान दो, इधर देखो चेक करो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारे लॉसेस को तुम प्लस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पहले बताओ, सारे लॉसेस को तुम प्लस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुमने सारे प्रोविजन को प्लस किया ऑल्दो वो घाटा, तुमने सारे रिजर्व को प्लस किया ऑल्दो वो घाटा थी, तुमने सब प्लस किया ना जो खराब था, तुमने हर काम किए जो खराब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉसेस का घाटा भी तुम्हें क्या करना चाहिए, फिर प्लस करना चाहिए। कितना हो रहा है आग लगने से, तुम में आग लगी 1 लाख का घाटा हो गया, तुम्हारे बिजनेस में आग लगी, और इंश्योरेंस था उसका, ध्यान रखो इंश्योरेंस था उसका, तो 50,000 रिकवर भी हो गया। कितना रिकवर नहीं हुआ सर, इंश्योरेंस करा तो पूरा देना चाहिए था भाई, उनके कुछ टर्म्स में नहीं होगा, उस तुम अपने मन से बाहर दिए हैं वो पकड़ लिए गए, तुम फेंक रहे हो तुम, तो उसका पैसा नहीं मिला।
अब ध्यान दो, 1 लाख का घाटा क्लेम कितना मिला? 50,000। तो एक्चुअल घाटा तुम्हारा कितने का हुआ? 50,000 का हुआ। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घाटा क्या कर लोगे तुम? आंदे 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 प्लस कर दो, प्लस कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, या फिर ऐसे भी लिख सकते, लॉस बाय फायर भी लिख सकते। तो 50,000 ऐड कर लीजिएगा। आंसर कितना आया? अगर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करके कितना आया? 320 to 500। बाकी आपको बोर्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिखेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। वैसे आपका आंसर 270 to 500 होना चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को अगर ना कैलकुलेट करें तो 270 to 500 होना चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 320 to 500।